तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज सांख्यिकी के सेकंड वीडियो में यानी कि डे 2 से पहले मैंने आपको डे फर्स्ट में सांख्यिकी के अर्थ के बारे में पढ़ाया। आज डे 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में और सांख्यिकी का महत्व यानी कि महत्वता, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम इस पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें सांख्यिकी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हमने सांख्यिकी के अर्थ और सांख्यिकी की विशेषता को जब पढ़ लिया है तो अब जानने की जरूरत है एक्चुअली में इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी विषय समझ, क्योंकि जब क्षेत्र की बात होती है ना, स्कोप या क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत तीन चीजें शामिल किया जाता है। एक, सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी किस प्रकार का है, नेचर ऑफ स्टडीज यानी कि सांख्यिकी विज्ञान है या सांख्यिकी कला है या दोनों है, या सांख्यिकी के अंदर किन किन चीजों को पढ़ा जाता है, इसकी विषय सामग्री क्या है, और सांख्यिकी की प्रमुख सीमाएं कौन सी है। इन तीनों चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वन बाय वन इन चीजों के बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्यिकी की प्रकृति में। प्रकृति का मतलब क्या होता है? स्वभाव। सांख्यिकी का स्वभाव किस प्रकार का, विज्ञान का है या कला का है या दोनों है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें डिटेल से जानना है। ठीक है, कि सांख्यिकी क्या है। जब हमें विज्ञान के बारे में पता होगा, जब हमें कला के बारे में पता होगा, तभी हम जो है सांख्यिकी के बारे में भी बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। देखिए, विज्ञान क्या है आपको पता है। विज्ञान किसी भी चीज का, किसी भी विषय का एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत क्या है, क्यों है, कैसे है का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी सिद्धांत है, जो नियम है, वो सार्वभौमिक होते हैं, मतलब हर कोई इसको स्वीकार करता है। ये जो है एक तरीके से क्या किया जाता है, इसको बिल्कुल सही तरीके से जांचा परखा जाता है। ठीक है, अब सांख्यिकी में भी कुछ नियम होते हैं, सांख्यिकी भी सिद्धांत होते हैं, और सांख्यिकी सिद्धांत भी विज्ञान की भांति ही सार्वभौमिक होता है। तो ऐसे में विज्ञान के जो गुण सांख्यिकी के अंदर विद्यमान है होते हैं, इसीलिए इसको सांख्यिकी को विज्ञान के नाम से जानते हैं। कौन कौन से गुण हैं वो जो सबसे पहली बात करते हैं, सांख्यिकी का विज्ञान की तरह ही क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी भी विज्ञान की तरह क्रमबद्ध अध्ययन होता है और बड़ी तीव्र गति से विज्ञान की भांति विकास कर रहा है। धीरे धीरे सांख्यिकी का प्रयोग जो होता है ना, ये डेवलप हो रहा है, इसका प्रयोग का स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। नंबर टू, सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रयोग हो रहा है, जैसे संभावना का सिद्धांत होना, सांख्यिकी की नियमितता का सिद्धांत, महांग जड़ता नियम, या विज्ञान की तरह ही ये सार्वभौमिक नियम है जो हर जगह क्या होते हैं, लागू होते हैं। समझा। फिर नेक्स्ट है, जिस तरह विज्ञान की में विश्लेषण द्वारा कारण परिणाम प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सांख्यिकी में भी संबंधों का संकलन किया जाता है, उसका विश्लेषण होता है, और इस सब के द्वारा समस्याओं के कारण का और समस्याओं के परिणाम का भी यहाँ पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी में भूतकाल और वर्तमान के तथ्यों के आधार पर जो हो गया है और जो हो रहा है, इन डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या निकला था, भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं जो होने वाली होती उसके बारे में पहले ही हम क्या कर लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सांख्यिकीय डेटा है, सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं विज्ञान की तरह। ठीक है, तो ये इन सभी गुणों के कारण हम कहते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान है, क्योंकि ये सब विज्ञान के इन सभी, चाहे क्रमबद्ध अध्ययन का गुण हो, चाहे वो सार्वभौमिकता का नियम हो, या फिर कारण परिणाम का हो, या फिर भविष्य की घटनाओं के पूर्वानुमान का हो, ये सब विज्ञान के थ्रू ही आया है, विज्ञान के ही गुण है। सांख्यिकी में विज्ञान के गुण है, इसलिए सांख्यिकी एक विज्ञान है। अब बात करते हैं, सांख्यिकी एक कला है। सांख्यिकी एक कला है। कला मतलब, कला सबसे पहले तो कला का अर्थ समझना पड़ेगा आपको। कला का मतलब होता है किसी चीज को करने का तरीका, कि आप किसी समस्याओं का अध्ययन, किसी कार्य को किस तरीके से करते, किसी कार्य को करने की सर्वोत्तम रीति, कि आप अपने हिसाब से किसी काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये उसका कला कहलाता है। जैसे कोई पेंटिंग होता है, हर कोई पेंटिंग नहीं कर सकता, पेंटिंग करने की कला कुछ लोगों के अंदर रहती है। कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छी एक्टिंग कर सकता है, कोई अच्छा पढ़ा सकता है, तो ये अपनी अपनी कला होती है। सांख्यिकी में भी जो संबंधों का प्रयोग होता है, सांख्यिकी में जो अध्ययन किया जाता है, वो सांख्यिकी कला के अंतर्गत किया जाता है। नियमों का प्रयोग होता है, नियमों को सही जगह पर प्रयोग करना अपने आप में एक कला है। ठीक है ना। ऐसे में अगर हम इसके गुणों की बात करते हैं, सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु समंकों के प्रयोग व उनके प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने के लिए उपाय या साधन प्रस्तुत करते हैं, कि प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होगा, विश्लेषण कैसे किया जाएगा, उसका निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा, इस सबसे रिलेटेड जो है
उपाय, ठीक है ना, उपाय निकाला जाता है, एक तरीके के डायग्नोस किया जाता है, जो कि कला का ही एक हिस्सा है। सांख्यिकी में विशेष रूप से इस बात का अध्ययन किया जाता है कि भिन्न समस्याओं को भिन्न सांख्यिकी रीतियों के का प्रयोग कैसे किया जाए। समस्याओं का समाधान कई सारे हो सकते हैं, कई सारी रीतियां हो सकती है, कई सारी विधियां हो सकती है, कई सारे नियम। तो समस्याओं के सबसे सही तरीके से समाधान करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाए, मतलब कहां पर किसका प्रयोग किया जाए, ये कला का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। काम तो हर कोई करता है, लेकिन सही तरीके से करना भी तो आना चाहिए। जो उस काम को सही तरीके से करता है वो उसकी कला कहा जाता है। सांख्यिकीय विधियों के व्यवहार के लिए व्यक्तियों के विशेष निपुणता, अनुभव और आत्मसंयम का होना आवश्यक है, जो किसी विषय की कला कहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं सांख्यिकी, कला और विज्ञान दोनों है। हमने अभी पढ़ा कि सांख्यिकी में विज्ञान के भी गुण विद्यमान है, सांख्यिकी में भी कला का गुण विद्यमान है। इसका मतलब सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है, क्योंकि सांख्यिकी में विज्ञान की बात ही नियमों का प्रयोग किया जाता है, और उस नियमों का सही तरीके से प्रयोग कैसे किया जाता है ये कला बताता है। इसी कारण से सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला दोनों है। अब बात करते हैं तो सांख्यिकी की विषय सामग्री, दैट मीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर सांख्यिकी की विषय सामग्री की अगर बात करते हैं, इसके प्रमुखता दो घटक है। एक है विवरणात्मक सांख्यिकी, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, जिसको हम जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। विवरणात्मक सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास जितने भी आंकड़े होते हैं जिनका संकलन किया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण होता है, फिर विश्लेषण किया जाता है, जब सभी 100% डेटा का, 100% सभी तथ्यों का, सभी आंकड़ों का हम विस्तार से विवरण करके, विवरणात्मक मतलब विस्तार से अध्ययन करते हैं, चाहे उसका औसत निकालना हो, चाहे माध्यिका निकालना हो, चाहे बहुलक निकालना हो, अपकिरण की माप निकालनी हो, किसी भी तरीके से हो, सहसंबंध निकालना हो, जब सभी चीजों का व्यापक अध्ययन किया जाता है तो उसे विवरणात्मक सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लास के सभी विद्यार्थियों की औसत लंबाई की गणना करनी है, सभी विद्यार्थियों की जितने भी है, तो सभी विद्यार्थियों की लंबाई को कैलकुलेट करना होगा, उसको कक्षा के अनुसार बांटना होगा, फिर उसका अध्ययन करेंगे तो ये प्रॉपर विवरण तैयार होता है, तो इसको विवरणात्मक सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ निष्कर्षात्मक सांख्यिकी की अगर बात करते हैं, इन्फ्रेंशियल, यहाँ पर संपूर्ण डेटा का अध्ययन ना करके, यहाँ पर प्रतिदर्शन की, अगर आपके पास 100 बच्चों की जानकारी चाहिए तो 100 की जानकारी एक साथ ना लेके उसमें से केवल 10 की जानकारी निकालते हैं, और इस 10 लोगों का अध्ययन करते हैं, 10 बच्चों का अध्ययन करते हैं। यानी कि पूरी क्लास की हमें क्या चाहिए, औसत वजन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस क्लास का एक एवरेज निकाल लेते हैं, कुछ स्टूडेंट का वजन तोल लेते हैं, तो उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। मतलब जब सबका अध्ययन ना करके केवल एक सैंपलिंग नहीं लेते, निदर्शन ले लेते हैं, उसके थ्रू अध्ययन करते हैं, तो वो निष्क्रियात्मक सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। सांख्यिकी में बहुत सारी चीजें होती है, सांख्यिकी से तमाम ज्ञान मिलता है, लेकिन उसके बावजूद सांख्यिकी की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं, जिसको हम लिमिटेशंस ऑफ, यानी कि सांख्यिकी में क्या नहीं हो सकता। देखिए, सांख्यिकी की सीमाएं उसकी सांख्यिकी के गुण यानी कि उसकी विशेषताओं में छिपा होता है। हमें पता है सांख्यिकी मतलब संख्याओं का अध्ययन, लेकिन कुछ चीज ऐसी भी तो होती है जो जिसका हम अध्ययन संख्याओं के साथ नहीं कर सकते, जो संख्याओं में नहीं लिख सकते। मतलब क्या है, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। सांख्यिकी में केवल संख्याओं का ही अध्ययन, मतलब जिन समस्याओं को संख्या में लिख सकते हैं, संख्याओं में बता सकते हैं, सांख्यिकी में केवल उसका ही अध्ययन किया जाता है। अदरवाइज बाकी चीजों, आपने कितना बेचा, कितना खरीदा, इस बात की सांख्यिकी, लेकिन कैसे खरीदा, कैसे बेचा, हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, सुबह से शाम तक मेहनत किया, आपकी ईमानदारी का, आपकी मित्रता का, आपके स्वास्थ्य का, न्याय का, इस बात का सांख्यिकी से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि केवल मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं होता है। नंबर 2, सांख्यिकी केवल सामूहिक अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके, मान लीजिए कहा जा रहा है कि हिंदी में आपके नंबर आए तो ये व्यक्तिगत अध्ययन है एक सब्जेक्ट का, लेकिन आपसे कहा जाए कि आपके कक्षा 10th में, क्लास 10th में आपके कितने मार्क्स आए, मेरे 80% मार्क्स आए, इसका मतलब ये सांख्यिकी का हिस्सा है, क्योंकि ये 10th में 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के ये परसेंटेज बने हैं। मतलब जहां समूह होता है आंकड़ों का, क्योंकि समंक का मतलब ही होता है तथ्यों का समूह, तो
आंकड़ों का अध्ययन होता है, एक व्यक्तिगत इकाई का नहीं होता है। नेक्स्ट, सांख्यिकीय समंकों का सजातीय होना आवश्यक है। जब भी सांख्यिकीय आंकड़ों की हम अध्ययन की बात करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमेशा एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि सजातीय होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए सभी, तभी उसका अध्ययन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, मुश्किल है ये। सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल में औसतन रूप में ही सत्य होते हैं। सांख्यिकी की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, सांख्यिकी से जो भी रिजल्ट होता है वो सार्वभौमिक, दृढ़ और सर्वमान्य नहीं हो सकते। इसका रिजल्ट 100% नहीं हो सकता। जैसे आपसे पूछा गया भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आप कहेंगे भारत की जनसंख्या 1 करोड़ है। क्या बता सकते हैं कि 100% सही है? नहीं, क्योंकि ये 140 करोड़ की जनसंख्या जब कैलकुलेट की गई थी उस दिन के अनुसार था। अब वास्तव में इसमें बहुत हर दिन कई लोग पैदा होते, कई बच्चे पैदा होते, कई सारे लोग मारे जाते, ऐसे कई सारे लोग देश छोड़ के चले जाते हैं। तो इन सब का एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसमें नहीं होगा। तो ये एक केवल आंकड़े हैं, जो औसत सत्य होता है, एवरेज ट्रुथ होता है, लेकिन 100% ट्रुथ नहीं होता है। जानकारी के अभाव में सांख्यिकी का दुरुपयोग, सांख्यिकी के आंकड़े किस प्रकार से प्रयोग करना है, सबसे पहले उसको जानना जरूरी हो। आपको इसको कलेक्शन की विभिन्न रीतियों को, इसको समझने के तरीके को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, इसका मतलब ये सांख्यिकी आपके लिए सही रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। सांख्यिकी निष्कर्ष संदर्भ के अभाव में असत्य और भ्रामक हो सकते हैं। मान मान लीजिए आपसे पूछा गया है देश की जनसंख्या, आपने कह दिया 140 करोड़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि 140 करोड़ जनसंख्या आपने जो बताया, क्या खुद गिन के बताए हैं? नहीं, आपने कहीं ना कहीं से तो ये पता किया है ना कि डेटा कितना है। आपने कहाँ से पता किया? आप कहेंगे हमने इंडिया के सेंसस की वेबसाइट से इस डेटा को लिया है। इसका मतलब किसी भी संख्या, किसी भी रिजल्ट, किसी भी आंकड़ों का सोर्स क्या है, रेफरेंस क्या है? अगर रेफरेंस नहीं है तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो गलत होगा, असत्य होगा, भ्रामक होगा। विशेषज्ञ ही सांख्यिकीय रीतियों का सही इस्तेमाल कर, सांख्यिकी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सांख्यिकी का प्रयोग वही कर सकता है जो सांख्यिकी को समझता हो, सांख्यिकी का विशेषज्ञ। अदरवाइज सांख्यिकी को नॉर्मल आम आदमी नहीं पढ़ सकता। ये सांख्यिकी की कुछ सीमाएं हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अब हमें बताना चाहिए सांख्यिकी का महत्व। देखिए, इंपॉर्टेंस सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है, ये किस लिए वैल्यूएबल है। सबसे पहली बात तो ये है, जब पुराने समय की बात करते हैं, जो जैसे कि गॉडफ्राइड आकेनवाल ने कहा था कि प्राचीन समय में सांख्यिकी का प्रयोग केवल राजा महाराजाओं के द्वारा किया जाता, अपनी सैन्य शक्तियों को जानने के लिए, ठीक है ना, अपने राज्य में होने वाले अपराधों की संख्या, जनसंख्या, धन, कर आदि निर्धारण करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग होता था। लेकिन आज के समय में ये आधुनिक समय है। आधुनिक समय में धन का प्रयोग, आर्थिक क्रियाओं का प्रयोग, आर्थिक क्रियाओं के व्यवहार बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। ऐसे में चीज़ों को समझना, जैसे नीतियाँ बनाना, चाहे स्कूल लेवल में हो, घर की बात होती है, सरकार की बात करें, देश-विदेश की बात को, हर तरीके से सांख्यिकी के डेटा समंकों का संकलन करने की आवश्यकता। क्योंकि बिना डेटा कलेक्शन के हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इवन देन आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले पता तो करना पड़ेगा कि दुकान हम जहाँ खोलने जा रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या है? बाकी दुकानदारों की आमदनी कितनी हो रही है? वहाँ पर कितना खर्चा बैठेगा? आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ सांख्यिकी है कि पहले समंकों का संकलन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, यही सांख्यिकी है। सांख्यिकी में इसी सब चीज़ है। चाहे वैज्ञानिक रिजल्ट निकालना हो, चाहे अर्थशास्त्रियों के नियम की बात करते हैं, चिकित्सक की बात करें, व्यापारी, कृषक, सभी के थ्रू सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में इसके अगर महत्व करते हैं तो कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में सहायक, क्योंकि आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए पहले जो कुछ भी कार्य हो चुका है उससे रिलेटेड आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे पास आंकड़े हैं, आ जाएंगे, उसी के आधार पर सिद्धांतों और नियमों का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि कोई भी नियम बनाया जाता है, उसको हर किसी के लिए नहीं, सबसे पहले एक रैपिड टेस्ट किया जाता है और टेस्ट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि ये सही है, ये गलत है। उसके बाद आर्थिक सिद्धांतों को सामान्य रूप से लागू किया जाता है। आर्थिक नियोजन में सहायक, देश के लिए योजनाओं का निर्माण करना है, और योजनाओं के निर्माण करने के लिए कई सारे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल देश में सड़कों का जाल बिछाना है। अब सड़कों का जाल में देश में कितने किलोमीटर सड़कें बननी है, कहाँ कहाँ सड़कों में पुलिया बननी है, उसमें कितना खर्च आएगा,
इन सब से जो है रिलेटेड पहले स्टडी तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया और पैसे ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले किसी काम को करने के लिए उससे रिलेटेड तमाम आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, जो कि सांख्यिकी का हिस्सा है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। अब अर्थशास्त्र के अध्ययन में देखिए, अर्थशास्त्र के कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे जैसे राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करना, सकल उपभोग, बचत तथा विनियोग, व्यय, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, इन सब से रिलेटेड अध्ययन करने के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। देश का राष्ट्रीय आय कैसा है, राष्ट्रीय आय मिलेगा, फिर जनसंख्या के बारे में पता चलेगा, तभी जाके प्रति व्यक्ति आय, देश में रोजगार का स्तर कितना है, देश में उपभोग का स्तर कितना है, बचत कितनी हो रही है, महंगाई क्या है। इन सब चीज़ों के अध्ययन करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है अनुसंधान में सहायक। आप कोई किसी भी चीज़ का अनुसंधान कर रहे हो, चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान हो, चाहे अर्थशास्त्रीय अनुसंधान हो, चाहे किसी भी चीज़ का अध्ययन हो, सबसे पहले ठीक है ना, सांख्यिकी के माध्यम से मौलिक कच्चे पदार्थ यानी कि आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। फिर उस अनुसंधान के प्रभावों के बारे में पता करना पड़ता है और उसके बाद सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए पर्याप्त मात्रा में सूचना इकट्ठा की जाती है और उसके बाद पता चलता है कि अनुसंधान सही में सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आर्थिक समस्याओं का अध्ययन। देश में कोई भी आर्थिक समस्या है, जैसे देश में मुद्रास्फीति कितनी है, महंगाई कितनी है, जनसंख्या की समस्या, निर्धनता की समस्या, भुगतान शेष, किसान संबंधी योजनाओं का, फसल खराब हो गया है, बीमा संबंधी योजनाएं, मुआवजा संबंधी योजना, ये सभी आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, देश में जैसे फॉर एग्जाम्पल देश में बेरोजगारी का स्तर कितना होगा, बेरोजगारी कम हुई है या बढ़ रही है, बेरोजगारी भत्ता देना है या नहीं देना, इन सब चीज़ों के बारे में सांख्यिकी के थ्रू ही पता चलता है। देश में नीतियों के निर्माण, चाहे आर्थिक नीति हो, सामाजिक नीति हो, किसी प्रकार की नीति है, कर संबंधी नीति हो, ठीक है ना, कर को कम करना है, बढ़ाना है, ठीक है ना, सब्सिडी घटाना है या बढ़ाना, इन सभी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए, नीतियों के निर्धारण करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का जो है इंतजाम किया जाए, एकत्रीकरण किया जाता है, फिर उसका अध्ययन यानी कि सांख्यिकी के थ्रू ही नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है ना? ये सभी चीज़ें हैं जो सांख्यिकी के बारे में बताता है। ये सांख्यिकी के अर्थ की बात। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सांख्यिकी में उसके जैसे कि मैंने बताया स्टेप्स होते हैं ना, संकलन करना, प्रस्तुतिकरण करना, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आंकड़ों का संकलन किस प्रकार से होता है उससे रिलेटेड होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। जो जुड़े हुए नहीं है, आपके दोस्त है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जिनको सांख्यिकी के बारे में अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा, उनसे कहिए द इकोनॉमिक्स गुरु चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और लगातार आपको डेली क्लासेस आपको अवेलेबल, जब तक सांख्यिकी खत्म नहीं होगा आपको डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।